आज की ताज़ा ऐतिहासिक खबर, इतिहास की खबर। जब 1935 का अधिनियम बना, इसका प्रवर्तन हो रहा था, एनफोर्समेंट, यानी भारत को एक यूनियन में ढाले जाने की कवायद चल रही थी। हालांकि उस वक्त यूनियन नहीं कहा जा रहा था, फेडरेशन कहा जा रहा था। तो भारत के तमाम राजनीतिक दल और बहुत से राजा इसके विरुद्ध थे। भारत जब मैं कह रहा हूं तो 1947 के पहले भारत का मतलब है भारत भूमि। अंग्रेज भी इसी भूमि को भारत कहते थे। राष्ट्र तो था ही नहीं, डोमिनियन था, ये कॉलोनी थी। मतलब अंग्रेजों के अधीन एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम भारत था। ये वो भारत वाला भारत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ नाम का आधार कुछ भी रहा हो। और फिलहाल ये भा और रत तो बिल्कुल नहीं था। भा यानी मस्तक की आभा, उसमें लगे हुए हम लोग मस्तक की आभा बढ़ाने में लगे हुए थे। इतने साल तो गुलाम रहे हैं, कौन सी आभा बढ़ाई हमने। और ये जो राजा लोग बढ़ा रहे थे, ये क्या बढ़ा रहे थे, कौन सी आभा बढ़ा रहे थे भारत की। जो आज तमाम ये बातें की जाती हैं कि भारत का अर्थ है कि भा, चमक बढ़ाने में लगे हुए, रत माने लगे हुए, ये सब व्यर्थ की बातें। हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र भरत के नाम पर भारत कहलाता था। दिल्ली तक पहुंच गया तो दिल्ली चूंकि केंद्र हो गया, वरना तो केंद्र तो कोलकाता था पहले। अंग्रेज़ों ने तो केंद्र कोलकाता को बनाया था ना। लेकिन वो तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और तमाम सारी बातें हुई, वो विषय यहाँ का नहीं है, नहीं तो भटक जाएंगे। अभी इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो भारत कहने का तात्पर्य है वो भूमि जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। राजा लोग घबराए हुए थे क्योंकि उनका वर्चस्व छिन जाना था। जिस छोटी सी रियासत के वो भगवान बने बैठे थे, महाराजा धीराज श्री श्री पधार रहे हैं, तो उनको भय था कि ये गद्दी छिन जाएगी। ज़्यादा हुआ तो एक मंत्री बन जाएंगे, और मंत्री बनने में वो वैभव, वो शान और शौकत और वो जलवा कहाँ। तो सब ने विरोध किया। उनका मानना था कि अगर जनता को मताधिकार मिला तो शक्तियां उनकी सब्लिमेट हो जाएंगी। यही शब्द इस्तेमाल किया है, सब्लिमेट हो जाएंगी। सर तेज बहादुर सप्रू ने अपनी एक पुस्तक में ये शब्द प्रयोग किया। एक भाषण है 19 मार्च 1937 का, जवाहरलाल नेहरू का, और कार्य समिति का संकल्प है 14 दिसंबर 1939 का। इन दो को हम बीच में जिक्र करेंगे। कांग्रेस ने जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया मुस्लिम जनता को आकर्षित करने के लिए, जिससे कि मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया जा सके। लोक प्रतिनिधित्व से भयभीत थे लोग। उन्हें लग रहा था कि ये कुछ नया होगा और ऐसा होगा जिसके वो हैबिचुअल नहीं है। 1937 में जनरल इलेक्शंस हुए, प्रांतों में इलेक्टेड मिनिस्ट्री आ गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। कांग्रेस को 75% और मुस्लिम स्थानों में भी 26% स्थान मिले। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व वाली एक पार्टी थी जिसका नाम क्या था, फेमस है, एग्जाम में आता है, लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती, रेड शर्ट। मुसलमान जहां अल्पसंख्यक थे वहां लीग मतदाताओं को रिझा सकी। पंजाब, बंगाल में मुसलमान बहुमत में थे, तो यूनियनिस्ट
और कृषक प्रजा पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और सरकारें बनाई। हिंदू बहुमत वाले प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमान जहां 100% थे वहां भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। यानी कांग्रेस मुस्लिम्स में सदैव से लोकप्रिय रही है। अब इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू का इतिहास और उनका खानदान मत तलाशने लगना। बहुत सारी बातें विवादास्पद हैं और एग्ज़ाम में विवादास्पद बातें लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, फेल हो जाते हैं। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग को सहभागी बनाना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग को उतना दिल से लगाना भी नहीं चाहती थी। संविधान में ये व्यवस्था थी, संविधान का मतलब ये संविधान नहीं, उस समय का जो विधान था कि ऐसा किया जा सकता है कि कुछ मंत्री इस पार्टी के, कुछ उस पार्टी के हों। तो कांग्रेस ने एक जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया। मुस्लिम जनता को रिझाना था। संबंध सुखद नहीं थे, लेकिन काम चलाना था। अभी मैंने कहा कि कांग्रेस और मुसलमानों के संबंध अच्छे थे, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि उन्होंने रिझाने का प्रयास क्यों किया। इसीलिए तो अच्छे थे क्योंकि उन्हें रिझाना आता था। ये कोई बुराई नहीं है, राजनीति में ये तो होना ही चाहिए। सबको मिलाकर सबके साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। मायावती जी भी ब्राह्मणों को मिला लेती हैं जब तब उन्हें आवश्यकता पड़ती है। सरकार चलाना उद्देश्य होता है, राजनीति में नीति नहीं होती है। उसको अनीति नहीं कहते। राजनीति सिर्फ राजनीति होती है, यानी कि सरकार चलाना। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटेन कहे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। कार्य समिति का संकल्प है ये 14 दिसंबर 1939 का, कांग्रेस कार्य समिति का नेचुरली। लेकिन अंग्रेज बहादुर क्यों मानने वाले ये बातें? ऐसा नहीं किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लिथगो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे थे, ये लगभग 7 साल रहे। तो इनके कथनों से कांग्रेस बिल्कुल असंतुष्ट थी एकदम। अतः कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग खुश हुई। मुस्लिम लीग अंदर खाने में कांग्रेस को पसंद नहीं करती थी। पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, मनोविज्ञान में लिखा हुआ है। क्यों नहीं करती थी? कांग्रेस भी मुस्लिमों को रिझाने में लगी हुई है और मुस्लिम लीग भी रिझाने में लगी हुई है और रिझा कर उनको एक नए राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहती है, पाकिस्तान की तरफ। अभी इसका जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन उनको एक अलग भूखंड में बसाने की जिसकी इच्छा हो, वो कब चाहेगा कि कांग्रेस मुस्लिमों को रिझा कर उन्हें अपना बनाकर दिल से लगा के रखे। मुस्लिम लीग के मंसूबों में पानी फिर जाना था। तो मुस्लिम लीग कांग्रेस की इसलिए नहीं पटती थी, जबकि कांग्रेस की मुस्लिम से पटती थी। है ना, अंतर समझ रहे हैं ना आप लोग? ऐसी बातें किताबों में थोड़ी लिखी होती, समझना पड़ता है। अब 15 नवंबर 1939 को क्या हुआ? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने यूनिवर्सल सफरेज और एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी देयर, दैट शुड बी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर हम कुछ रेफरेंसेस लेंगे, तो पहले बता दें कि कौन से रेफरेंस ले रहे हैं। एक तो वही है जो चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक पत्र है 24 दिसंबर 1944 का, जिन्ना को लिखा था राजा जी ने, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने। एक उस पत्र को मैं देख रहा हूं। इसके अलावा 14 जून 1947 को एक बैठक हुई थी, जिसमें नेहरू जी और कुछ लोगों ने कुछ
संकल्प पारित किए थे, उनको मैं पढ़ रहा हूँ। इधर गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो चलते हैं वहीं पे जहाँ पे थे। संविधान सभा की मांग हुई और जिन्ना भाई साहब ने विरोध किया इसका। विरोध किया, क्यों किया? बड़ी अजीब बात है, क्योंकि संविधान सभा के जो तत्व कांग्रेस ने परिकल्पित किए थे, पोस्टुलेट किए थे, उनसे जिन्ना सहमत नहीं थे। वो अपने 14 सूत्र चाहते थे। सीधी बात ही, हर कोई राजनीति में तो भाई हर कोई चाहता है मेरी बात अपनाई जाए। तो जिन्ना जी, जिन्हें कायदे आजम कहा गया पाकिस्तान बनने के बाद, राष्ट्रपिता के समान सम्मान दिया गया, वो क्यों मानने लगे इस बात को कि कांग्रेस वाली संविधान सभा को हम मानेंगे? नहीं माना, कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। हाँ, संविधान सभा की मांग का जब जिन्ना ने विरोध किया तो लंदन से एक लेख प्रकाशित हुआ। पत्रिका का नाम है टाइम एंड टाइड, 19 जनवरी 1940। ये डेट्स आप याद मत करिए, मैं तो, मेरी आदत है रेफरेंस देने की। मैं तो एग्ज़ाम में भी लिखता था, विद रेफरेंस लिखता था, मुझे याद भी हो जाते हैं। तो पहले वर्ड लिमिट तो होती नहीं थी, तो रेफरेंस लिखने लायक हमारे पास वक्त भी होता था और शब्द सीमा भी होती। वक्त तो नहीं होता था, वक्त तो अब भी उतना ही है, लेकिन शब्द सीमा होती है अब। पहले शब्द सीमा नहीं होती थी। मैंने निबंध लिखे हैं 2,500 शब्दों के लिखे, 3,000 3,500 शब्दों के, 3 ही घंटे में लिखे हैं। तो 19 जनवरी 1940 को एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें जिन्ना जी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान सभा के माध्यम से अपने को सत्ता में रखना चाहती है और मुस्लिम लीग को बाहर करना चाहती है। उन्होंने लिखा, ब्रिटेन, शब्दशाह बता रहा हूं हिंदी में अनुवाद करके, ब्रिटेन का नियंत्रण और व्यापार समाप्त हो जाएगा, देशी रियासतों का समापन हो जाएगा, विपक्षी अल्पसंख्यकों का गला घोंट दिया जाएगा, अपनी बात कही, और एक महान हिंदू राष्ट्र का उदय होगा जिसके शासक उनके प्रिय नेता, उनके यानी कांग्रेस के प्रिय नेता महात्मा गांधी होंगे। जिन्ना को हिंदू राष्ट्र का भय तब भी था, इसी भय को आज भी भारतीय जनता पार्टी कई बार हिंदू राष्ट्र की बात उठाकर फिर से पैदा कर देती है। जबकि राष्ट्र राष्ट्र होता है, न ये हिंदू राष्ट्र होता है न मुस्लिम राष्ट्र होता है। ये बात अलग है कि मुस्लिम राष्ट्र बहुत से हैं और उन्होंने राष्ट्र राज्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, न वो करते हैं। लेकिन हम लिबरल हैं, सहिष्णु हैं, मजाक बनाने की बात नहीं है। सहिष्णु का मतलब किसी को अनावश्यक खुश करना नहीं होना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस करती रही है। मैं अपने विचार बता रहा हूँ, जैसा कि कांग्रेस करती रही है वो नहीं होना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हर सरकार समान व्यवहार कर पाए ये मुश्किल होता है। कोई किसी के साथ अपीजमेंट करती है सरकार, कोई किसी जाति की विशेष सरकार होती है, कोई किसी संप्रदाय की विशेष सरकार होती है। क्या किया जाए, ये तो राजनीति है। तू न समझेगा सियासत, तो अभी इंसान है। ये तो दुष्यंत कुमार जी कह गए हैं, मैं नहीं कह रहा। जिन्ना जी अभी तक मुसलमानों को धार्मिक अल्पसंख्यक बताते आए थे। कई लोगों की ये भी आपत्ति होगी, जिन्ना को जी क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई, पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं, दुश्मन राष्ट्र ही सही लेकिन उसके राष्ट्रपिता हैं, तो हम दूसरे के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो अभी तक मुसलमानों को धार्मिक अल्पसंख्यक बताते आए थे। अचानक 22 मार्च 1940 को पता नहीं कौन सा परिवर्तन हुआ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाला। अनुवाद बता रहा हूं। हम मुस्लिम
किसी ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो हिंदू बहुसंख्यकों की सरकार बनाए। इसका एक ही हल होगा, वो है हिंदू राज। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, यद्यपि सामान्यतया ऐसा कहा और समझा जाता है। मुसलमान एक राष्ट्र हैं और राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ही उन्हें अपनी गृहभूमि, अपना राज्य क्षेत्र और अपना राज्य मिलना चाहिए। 24 मार्च 1940 को ये संकल्प पारित हो गया, जिसे पाकिस्तान का संकल्प कहा जाता है। उन्होंने कहा अल्पसंख्यक क्या होता है भाई, हम अल्पसंख्यक होकर क्यों रहेंगे, अरे हम अपने राष्ट्र में रहेंगे। ये था 24 मार्च 1940, जो हर आईएएस पीसीएस से लेके एसएससी और दरोगा सिपाही तक के एग्ज़ाम में आता है, डेट आती है। लेकिन इसके पीछे की मेंटेलिटी मैं बता रहा हूँ, जो पुस्तकों में नहीं है। मेंटेलिटी ये है कि अल्पसंख्यक होकर सुविधाएं पाना जिन्ना साहब को पसंद नहीं था। पूर्ण संख्यक हो के अपने राष्ट्र में रहना, मैं पूर्ण संख्यक इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, पूर्ण संख्यक हो के अपने राष्ट्र में रहना और अपनी शर्तों पर अपने सॉवरेन स्टेट को चलाना किसी की भी इच्छा हो सकती है, नथिंग रॉन्ग। वही उन्होंने किया। गांधी जी अंग्रेजों से पूरे भारत को आज़ाद कराकर अपनी सत्ता चाहते थे, अपना राज्य स्वराज चाहते थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहें। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि हमारी संख्या बहुत बड़ी है, भले ही हिंदुओं के आगे हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन संख्या इतनी बड़ी है कि हम तो अपना अलग राष्ट्र बसा सकते हैं। खास करके कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब का एक हिस्सा और वगैरह वगैरह, जो आजकल कराची और रावलपिंडी वाला सारा एरिया है, इस पूरे एरिया में तो भरे पड़े हैं मुस्लिम। सो जहाँ नहीं है वहाँ से हिंदू अपने देश चले जाएं, जो हिंदुस्तान कहलाएगा, और मुस्लिम, हिंदुस्तान के मुस्लिम पाकिस्तान आ जाएं। कहने में जितना आसान है उतना हुआ नहीं, बड़ा रक्तपात हुआ, बड़ा खून खराबा हुआ। नहीं होना चाहिए था, ये शांतिपूर्ण भी हो सकता था, लेकिन वो राजनीति क्या जो शांतिपूर्ण हो। इसके बाद मुस्लिम लीग नए उद्देश्यों में आ गई और विभाजन और अपनी स्वतंत्रता चाहने लगी। मुस्लिम लीग भी ये चाहने लगी कांग्रेस की तरह कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो और हम आज़ाद हो जाएं, हम यानी कि नया राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान। अब भारत को अविभाजित रखने के लिए तमाम सुझावें दी गई। सर तेज बहादुर सप्रू जी ने एक स्कीम बनाई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक प्रस्ताव रखा 10 जुलाई 1944 को, जिसका जिक्र मैंने किया। हिंदुस्तान से पृथक होने के निर्णय को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। ये कहा, देखो प्रबुद्ध कोई भी होगा वो कहेगा ठीक है भाई, अपना राष्ट्र चाह रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या है, अपना राष्ट्र चाह रहे हैं, कोई बुराई नहीं। ऐसे ना सोचो, आज के हिंदू मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में ना सोचो। अंग्रेज़ों के अधीन जो भारत था, जब वो आज़ाद हुआ तो क्यों ना अपनी अपनी संस्कृति को लेकर हम आज़ाद हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, है ना, इस तरह से। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने जो प्रस्ताव था उसमें हिंदुस्तान से पृथक होने के निर्णय का अधिकार उनका स्वीकार किया। राजा जी के इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रखा था। इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते। इसके बाद 24 सितंबर 1944 के ठीक बाद गांधी जी ने एक पत्र में जिन्ना को विभाजन के बारे में बताया। उन्होंने कहा द्विराष्ट्र सिद्धांत इस तरह नहीं जैसे हम बताते हैं वैसे। उन्होंने कहा विभाजन ये हो कि जहां मुसलमान पूर्ण बहुमत में हों और जहां वो शेष भारत से अलग रहने के इच्छुक हों, तो ये विभाजन का आधार हो सकता है। गांधी जी ने लिखा था कि मेरे आधार के विषय में आपसे मतभेद है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जहां पर वे बहुमत में हैं और जहां वे हिंदुस्तान से अलग होकर रहना चाहते हैं वहां भी रहें। लेकिन जिन्ना साहब जो हैं वो चाहते थे कि क्षेत्र के आधार पर विभाजन हो जाए, और बात कुछ हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल होता। कल को मान लो सुल्तानपुर जो है उत्तर प्रदेश का, वो कहे कि हम तो अलग होंगे, मतलब उस ज़माने में कहता कि हम तो अलग होंगे और पाकिस्तान में मिलेंगे, तो कैसे हो सकता था अकेला एक बीच का। तो ये गांधी जी का आधार कुछ जमा नहीं, जिन्ना ने स्वीकार कर दिया।
मैं रेफरेंस बता दूं, M.R. जयकर, उन्होंने एक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, पुस्तक का नाम नहीं दिया है, कुछ पन्ने हैं सामने लेकिन नाम वाला पन्ना नहीं है। तो उन्होंने उसमें बताया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम में पेज नंबर 186 पर ये दिया हुआ है, उस ज़माने की जो उसका एडिशन है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी विभाजन के विषय में अलग अलग मत व्यक्त कर रहे थे जो आपस में विरोधाभासी थे। मौलाना आज़ाद ने लिखा, गांधी जी ने मुझसे कहा था कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करना चाहती है तो ये मेरी लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर उन्होंने विभाजन का सूत्र भी बता दिया। हम गांधी जी को यहाँ दोष नहीं दे सकते, गांधी जी को बुरा भला नहीं कह सकते, सिंपली ये परिस्थिति के अनुसार हमारे निर्णय बदलते हैं। एक पिता नहीं चाहता कि उसके पुत्र अलग अलग हों, लेकिन अगर अलग होना ही चाहते हैं और एक पुत्र ने अगर अपना एक पिता अलग स्वीकार कर लिया हो तो कर लेना चाहिए, फिर उसको अलग हो जाना चाहिए। गांधी जी का विचार यही था। मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ता हूँ, यानी कि जो लिखा होता है उसके अलावा मैं सोचता हूँ, और एग्ज़ाम में जब इस तरह लिखा जाता है तो आपको परीक्षा में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये थे आज के इतिहास के समाचार। ऐतिहासिक समाचार नहीं, ऐतिहासिक समाचार मतलब ऐसा समाचार जो इतिहास में लिखा जाएगा, ये तो इतिहास ही है। मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पुस्तक में सीधे सीधे पढ़ने में नहीं आता है। पेड क्लासेस हो सके तो ज्वाइन करिए, कोई बहुत महंगे नहीं हैं। दिल्ली में सिर्फ जीएस की इतनी फ़ीस ले लेते हैं जितने मेरा पूरा प्लेटिनम बैच आ जाता है। जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए, और जब आप जानकारी के लिए पूछते हैं तो फिर कुछ तो बताया करिए। जब मैं अलग अलग बैचेस की फ़ीस बताता हूं तो कम से कम ये तो बताइए कि किस बैच की फ़ीस में आप इंटरेस्टेड, किस बैच की फ़ीस आपके लिए अफोर्डेबल है, उस बैच के डिटेल आपको भेजे जाए। लेकिन कई बार होता है मैं आपको शॉर्ट में केवल बैच बताता हूँ, इसके बाद आप चुप हो जाते हैं। तो पूछना कोई पर्पज़ नहीं, अपना वो मेरा समय नष्ट करने से बेटा कोई लाभ नहीं। क्योंकि मेरा न्यूनतम बैच फाउंडेशन बैच 31,000 का है, पर्सनैलिटी बैच 5100 का है, लाइफ मैनेजमेंट 5100 का है, और इसके अलावा फाउंडेशन बैच जो है वो 31 का है ही है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो 45,000 का है। जो प्लेटिनम बैच है 1,70,000 का है। ये सब डिस्काउंट्स के बाद हैं और जल्दी ही ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएंगे। और गोल्ड बैच बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो 1,25,000 का है। एक एक्सेल एक्स बैच है, एक्सेल माने आगे बढ़ने के लिए, एक्सीलेंस से आगे बढ़ने के लिए। ये बैच मात्र 11,000 का है अभी भी। इसमें आप किसी भी कोचिंग में पढ़े हों, आप कुछ भी अफोर्ड ना कर सकते हो तो 11,000 अफोर्ड कर सकते हैं। इस बैच में आपको 80 वीडियो आधे आधे घंटे के बराबर पूरा जो मटेरियल है वो सारा मिलता है। और जितने थिंकर्स हैं, जितने भी निबंध के विचार हैं, जितने भी थॉट को कहाँ कॉम्प्रिहेंशन में अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू में अप्लाई करना है, किस प्रकार से हर तमाम विषयों के थिंकर्स को हम कैसे 360 डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी आंसर कैसे लिखा जाता है, ये सब बताया गया। ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत लोगों ने इसको लाइक किया है, तो ये आपको करना चाहिए। थैंक यू।